हमने ये बता दिया था कि सर्वनाम जो होते हैं मूल रूप से 11 होते हैं। इतनी तो बात हो गई है ना। मूलतः सर्वनाम देखो मूलतः लिखे या कुल लिखे बात एक ही है। 11 ही सर्वनाम होते हैं। तो क्या 11 सर्वनाम के अलावा और कोई सर्वनाम नहीं हो सकता क्या? नहीं, 11 ही सर्वनाम है। हाँ, इसी 11 सर्वनाम के रूप बन सकते हैं और उन वो जो रूप बनेंगे वो भी सर्वनाम कहलाएंगे। तो रूप जो है वो जरूर इससे अलग सर्वनाम होते हैं, अन्यथा मूल रूप से वैसे तो 11 ही सर्वनाम। वो जो सर्वनाम बनेंगे वो कैसे बनेंगे? जैसे एक तरफ मैं कर दूं कि मूल सर्वनाम, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिख दूं कारक सर्वनाम, या फिर इसका दूसरा प्रकार ये भी हो, नाम है इसका यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम चाहे उसको कारक सर्वनाम तो हो या फिर यौगिक सर्वनाम, दोनों बात एक ही है। यौगिक का मतलब ही होता है, यौगिक मैंने आपको बताया भी था, यौगिक में क्या है, योग शब्द है और योग का अर्थ होता है जोड़। क्या अर्थ होता है? जोड़। योग तत्सम है और जोड़ तद्भव, दोनों का वाची अंतर क्या है? ये तत्सम है, शुद्ध शब्द है, और इसका जुड़ा हुआ शब्द ये तद्भव, अर्थ दोनों के एक ही है। और इसी योग में एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो मैंने कहा था कि ये दीर्घ हो जाता है और एक जुड़ जाता है तो शब्द बनेगा यौगिक। क्या बनेगा? योग शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यौगिक शब्द बनेगा, और योग का मतलब जोड़, और एक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका हिंदी में अर्थ निकलता है से संबंधित। क्या अर्थ निकलता है? यानी कि जोड़ से संबंधित, यानी कि ऐसा सर्वनाम जो जुड़ करके बना है ना। तो वही बात है, इसलिए यौगिक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो जुड़ा जुड़ा क्या है इसमें? जुड़ा है इसमें कारक, और कारक जुड़ने का मतलब है कि कारकों के चिन्ह जुड़ जाते हैं। क्या जुड़ जाते हैं? कारक के चिन्ह। तो मूल सर्वनाम तो वही 11 थे जो हमने कल लिखे थे, और उन्हीं मूल सर्वनाम से यौगिक सर्वनाम बनेंगे, है ना। यौगिक सर्वनाम का मतलब कारक सर्वनाम भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो आपको ये समझना है तो कैसे बनेंगे देखिएगा। जैसे मूल सर्वनाम एक मैंने लिया मैं, कौन सा लिया? मैं। 11 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने एक लिया, पहले मैं एक लेता हूँ, एक सिखाता हूँ। इस मैं से इसमें कर्ता कारक का चिन्ह जोड़ूंगा तो बनेगा मैंने। क्या बनेगा? मैंने, ठीक है। दूसरे यदि मैं इसमें जोड़ूंगा कर्म कारक तो बनेगा मुझे, या फिर बनता है मुझको। क्या बनता है? मुझको, ठीक। अब ये दोनों बनेंगे क्योंकि कर्म कारक का क्या चिन्ह होता है? कारक चिन्ह को, तो मुझको भी बनता है, और मुझको न कहा जाए तो मुझे भी कह लिया जाए तो उतना भी अर्थ सही रहेगा, ठीक है। दूसरा तीसरा कर्ण में बनेगा मुझसे। क्या बनेगा? मुझसे। और संप्रदान में बनेगा मुझको भी बनेगा क्योंकि कोष चिन्ह उसका भी होता है, और मेरे लिए भी बनेगा, मेरे लिए ये भी बनेगा। अपादान में क्या बनेगा? मुझसे बनेगा, मुझसे ये भी बन चुका है एक बार, ये यहाँ पे, लेकिन ये अपादान में बनेगा। अपादान में मुझसे बनेगा, फिर बनेगा संबंध में, संबंध में बनेगा मेरा, मेरी और मेरी, ये संबंध में बनेगा। और संबोधन में बनेगा, और संबोधन में एक रूप बनेगा, संबोधन अधिकरण में एक रूप बनेगा मुझ में, दूसरा रूप बनेगा मुझ पर, और इसका संबोधन रूप बनता है, संबोधन रूप बनेंगे। तो मैं एक सर्वनाम था, ये मूलतः मूल सर्वनाम,
और ये मैं एक सर्वनाम से इतने सर्वनाम ये सारे बन गए कारक सर्वनाम। मेरी बात समझ पा रहे? तो सर्वनाम वो मूल सर्वनाम तो केवल 11 ही है, 11 से ज्यादा सर्वनाम नहीं होते, ठीक। लेकिन उन्हीं 11 से कारक रूप के आधार पर दूसरे और सर्वनाम बन जाते हैं, और वो सर्वनाम कारक सर्वनाम या फिर यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। है सर्वनाम वो भी, है सर्वनाम वो भी, ठीक है। तो मूल सर्वनाम आपसे पूछेगा, कुल सर्वनाम आपसे पूछेगा तो बताएंगे तो ज्यादा नहीं, लेकिन उससे बनने वाले जो ये रूप है ये भी सर्वनाम है, लेकिन इनकी कुल गिनती में नहीं आता है, ठीक है। सर्वनाम लेकिन ये भी सर्वनाम। ऐसे ही मैं का बहुवचन होता है हम, क्या होता है हम। तो हम से भी फिर बनेगा, लेकिन फिर भी इसको अलग सर्वनाम नहीं गिनेंगे, 11 के आगे 12 नहीं करेंगे, ठीक है। सर्वनाम 11 रखेंगे, लेकिन रूप बनेंगे, बहुवचन करेगा हम, और फिर हम से रूप बनेगा हमने, हमें या हमको, हमसे, हमको या हमारे लिए, हमसे या हमारा, हमारी, हमारे, हमें या हम पर, नहीं बनेगा। तो हमसे भी रूप बनेगा। फिर इसके अलावा जितने और सर्वनाम हैं, जितने और सर्वनाम होने का मतलब है कि जैसे जैसे तुम ले लिया तो तुमसे भी बनेगा, तुमने, तुझे, तुझको, तू से भी बनेगा, ये वाली बात है। देखिए तू से भी बनेगा और तुमसे भी बनेगा, इसका बहुवचन। जैसे तू से बनेगा तूने, तुझे, तुझको, तुझ, तुझसे, तुझको, तेरे लिए, तुझसे, तेरा, तेरी, तेरे, ठीक है। और तुझ में और तुझ पर, ये बनेगा। और तुमसे भी बन जाएगा तुमने, तुम्हें, तुमको, तुम्हें जो बनेगा, देखिए ये जो तुम्हें बन रहा है, ये तुम्हें कौन सा रूप बना है, जैसे ये वाला रूप बनेगा तुझे, मुझे, और ये बनेगा तुम्हें, तुमको भी बनेगा। जैसे मुझे और मुझको वजह तुम्हें और तुमको, ये दोनों बातें बनेगी, ठीक है। वैसे तुमसे, तुमको, तुम्हारे लिए, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम में, तुम पर, नहीं बनेगा। ये सारे रूप बनेंगे, आपका भी बनेगा। इसमें लिखा है जो सो, जो और सो, ये दो लिखे, और एक इसमें लिखा है यह और वह, ठीक। देखो एक बात इसको समझना है कि यह और वह जो शब्द है, यह और वह जो शब्द है, यह और वह, ये जो सर्वनाम दोनों हैं, इन सर्वनाम का रूप जो चलता है, यह का चलता है इससे और वह का चलता है उससे। जैसे जैसे मैंने लिखा मैं से मैंने, लेकिन यह से यहने नहीं होगा, यहने होगा क्या, नहीं। अब जैसे इससे लिखा यह ने, ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है। वह से वहने नहीं होगा। जैसे यह का रूप बनेगा जैसे इसने, इसे या इसको, इससे, इसको, इसके लिए, इससे, इसका, इसके, इसमें, इस पर, नहीं बनेगा। वैसे वह का बनेगा उससे। अब जो सो की बात है, देखो जो का जो रूप चलता है वो चलता है जिससे, क्या चलता है, जिससे। और जो सो का रूप है वो चलता है उससे, यही वाले इसका ही मतलब रूप है, ठीक है। इसी के अर्थ में चलता है, जैसे सो से उससे चलता है, उससे ही चलेगा। सो का जो रूप चलेगा वो भी उससे ही चलेगा, ठीक है। और सो का अर्थ ज्यादातर लिया भी बहुत जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने सारे रूप तो नहीं लिखूंगा, सारे रूप लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ, कुछ का भी रूप चलेगा, कुछ ने, कुछ को, अलग अलग लिखे, है ना। और कोई, कोई का रूप प्राय चलता नहीं है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कोई का रूप जो होगा वो चलेगा, यदि तो वो किस से चलेगा, क्या चलेगा, किस से, हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है। किस का मतलब किसने, किसको, किससे, ऐसा तो चलेगा। तो कोई का किस से चलेगा, लेकिन कुछ का कुछ से ही चलेगा, कुछ ने, कुछ को, कुछ से, है ना। तो ये बात हो जाएगी। और दूसरे सर्वनाम कौन से बचे, कौन क्या, ठीक है। कौन और क्या, कौन का रूप भी चलता है
किससे, और क्या का जो रूप चलता है वो नहीं चलता। ठीक है, क्या का रूप नहीं चल पाएगा, तो इसलिए क्या प्रायः इसी रूप में रहता है। ठीक है, क्या प्रायः इसी रूप में रहता है। कौन का किससे चलेगा, इससे भी कोई का इससे चलने लगता है। ठीक, इन दोनों का रूप ऐसे चलता है, इन दोनों का रूप समान चलता है। ठीक है, तो जितने भी इनके रूप बनेंगे वे सारे रूप भी सर्वनाम। वैसे लिखा तो दो ही जाता है, लेकिन इसी से रूप बनते हैं। जैसे कि माना यह जाता है कि इसके रूप कारक इन चिन्हों के आधार पर नहीं चल पाते, लेकिन फिर भी जो दूसरे वाले हैं, जैसे लिखा है कौन क्या, जैसे लिखा है कब, कहाँ, कैसे, इससे, ठीक है, किसको, ये सारे रूप माने जाते हैं। ये सारे रूप माने जाते हैं कि क्या के रूप, या कुछ इसमें से कौन के रूप हो सकते हैं, जैसे कि किसको या किससे, ये इसके रूप हो सकते हैं, इसके, ये सारे रूप इसके माने जाते हैं। तो जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वे सारे प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं। कोई प्रश्नवाचक यदि शब्द है तो सारे प्रश्नवाचक शब्द कौन क्या कब कहाँ कैसे किसे किसको किसके लिए, ये सब सारे शब्द जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं ये सभी सर्वनाम शब्द हैं, और ये सर्वनाम शब्द इन्हीं दोनों के रूप हैं। ठीक है, और जितने सर्वनाम हैं वो इन सब 11 के रूप हैं। और जितने भी ये सर्वनाम हैं इन सर्वनाम शब्दों का जो है लिंग निश्चित नहीं होता। वचन तो हो सकता है, वचन तो निश्चित हो सकता है। जैसे एक वचन ये है और ये बहुवचन है, ये एक वचन है और ये बहुवचन है, यह जो है एक वचन है और यह का बहुवचन, ये वह एक वचन है और वह का बहुवचन, ऐसा होता है ना। तो इसका वचन तो सर्वनाम शब्दों का वचन तो निश्चित रहता है पहले से। यदि हमसे वे पूछेगा कि वे का वचन बताओ क्या, ये बहुवचन है और वह का बहुवचन क्या है, तो एक वचन, ये तो बात निश्चित रहती है, वचन निश्चित रहता है। लेकिन सर्वनाम शब्दों का लिंग निश्चित नहीं होता, ये जानना है। सर्वनाम शब्दों का लिंग निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता। लिंग निश्चित नहीं होता। ये जो हम बात लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसको हम जाने कैसे, समझे कैसे, तो ये वाली बात देखिए। जैसे मैंने लिखा वह पढ़ता है और वह पढ़ती है, तो इन दोनों में जो क्रिया है ना, इस क्रिया से इसका लिंग पहचाना जा रहा है सर्वनाम। नहीं तो वह खाली यदि यहाँ पे लिखा होता ना तो पता नहीं कि ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, कुछ पता ही चलेगा, है ना। तो इसका पता कैसे करेंगे, इसका पता इसलिए कभी एक प्रतिशत किसी में आया था, यूपी में ही आया था मेरे ख्याल से, 8वीं वाले में, ठीक है, या हो सकता है किसी दूसरे में आया था, नहीं मैंने देखा था। ठीक है, तो उसमें ये पूछा था कि सर्वनाम का लिंग किससे पता चलता है, संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, या फिर सर्वनाम का लिंग पहले से निश्चित रहेगा। तो सर्वनाम का लिंग जो है वो क्रिया से पता चलता है। किससे पता चलता है, क्रिया से। क्रिया यहाँ पे लिखा है पढ़ता, तो इसका मतलब वह कौन है, लड़का, पुल्लिंग में है, और यहाँ लिखा है पढ़ती, तो इसका मतलब वह कौन है, लड़की, यानी स्त्रीलिंग में है कि नहीं। तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना, सर्वनाम शब्दों का लिंग पहले से निश्चित नहीं होता है। संज्ञा शब्दों का लिंग पहले से निश्चित होता है। संज्ञा तो अभी तक मैंने पढ़ा, संज्ञा शब्दों का लिंग पहले से निश्चित होता है। कोई भी शब्द आपको दे दिया जाए तो उस शब्द का लिंग पहले से ही निश्चित है। कोई शब्द एक्स वाई जेड, जैसे मान लीजिए ठीक है, जैसे मान लीजिए कलम, जैसे मान लीजिए पेड़, वृक्ष, ठीक, जैसे वृक्ष की शाखा, ठीक, इनका लिंग पहले से निश्चित है। ये इसका भी लिंग निश्चित है, इसका भी सब लिंग पहले से निश्चित है, या तो पुल्लिंग होगा स्त्रीलिंग होगा,
ठीक है, लेकिन सर्वनाम शब्दों का लिंग पहले से निश्चित नहीं है। जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तो क्रिया बताएगा कि करने वाला पुल्लिंग है कि लिंग पहचानने के लिए मैंने पिछले दिन भी कहा था कि कोई भी शब्द हो कैसा और कैसी करेंगे, क्या करेंगे? कैसा फिर बैठेगा तो पुल्लिंग शब्द है, कैसी फिर बैठेगा जैसे कैसा घर की कैसी घर, कैसा घर तो इसका मतलब घर है पुल्लिंग शब्द। कैसा पेड़ की कैसी पेड़, तो पेड़ पुल्लिंग। कैसी शाखा की कैसा शाखा, कैसा कलम कैसी कलम, कैसा कलम भी हो सकता है, लग रहा है कैसी कलम भी हो सकता है ना, कैसा कलम ज्यादा, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब बातें। तो कोई भी शब्द है, तो कोई भी शब्द यहाँ पे है, किसी भी शब्द में ऐसा अप्रचलित शब्द हो जिसका आप अर्थ ना जानते हो, कभी प्रयोग ना करे हो, तो भले ही आप फंस जाए, ना बता पाए। नहीं तो कोई भी शब्द आ रहा है उसमें कैसा और कैसी लगा रहे हो तो उसका लिंक पता चल जाता। वैसे तो आप पहले से भी पता कर लेते थे, किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया तो उसके हिसाब से पता हो जाता, चेहरे से पता करो, एक तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी संज्ञा शब्द हैं, सभी संज्ञा शब्दों का लिंग पहले से निश्चित होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वो पहले से व्याकरणाचार्य के द्वारा या भाषा की प्रकृति के अनुसार निश्चित है, ठीक है। लेकिन सर्वनाम शब्दों का लिंग निश्चित नहीं होता। तो एक बात, निम्नलिखित में से किसका लिंग निश्चित नहीं होता है? तो सर्वनाम। दूसरा प्रश्न, सर्वनाम शब्दों का लिंग किससे ज्ञात किया जाता है? क्रिया से। किससे? क्रिया से। तो ये तीन बातें मैंने बताई, ठीक है। तो ये बात हो गई, मतलब कि सर्वनाम में सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11, और उनसे बनने वाले और दूसरे सर्वनाम, ये सारी मेरी बातें हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे कि सर्वनाम के प्रकार, ठीक। सर्वनाम के जो प्रकार हैं, सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है संबंध वाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है प्रश्न वाचक सर्वनाम, और छठवां होता है निजवाचक। ये सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ठीक। तो निश्चय में निश्चय रहता है, अनिश्चय में निश्चय रहता है, संबंध में कोई संबंध बताया जाता है, प्रश्न में प्रश्न वाले रहते हैं, निज में निजी वाले रहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पहले बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि एक प्रश्न पूछा था शायद यूपी में, ये 2018 में, तब हम प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते थे, ठीक है। तो उसमें एक प्रश्न पूछा था कि पुरुष कितने होते हैं? 3 होते। तो एक लड़का कह रहा कि पुरुष हम समझे ना पर कितने होते हैं। हम कहे पुरुष तो बहुत हुई है देश में, और ईमेल लिखा है 4-5 तक का, ईमेल लिखा है 4-5 तक का, एक लिखा है 2 और 3 और 4, इसमें 4 ही विकल्प दिए गए हैं, और हमका लग रहा पुरुष तो बहुत हुई है। ये 130 करोड़ जनसंख्या है, तो वही में आधे माने चलो 65 करोड़ तो पुरुष निकलेंगे, है ना। अब 65 करोड़ का कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या होता प्रश्न या तो गलत हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नहीं, वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात जो है, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के? ये 65 करोड़ नहीं होते हैं। पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। वो जो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं वो कौन से हैं? पहला होता है उत्तम पुरुष। जो संस्कृत पढ़े होंगे उनके लिए चेतावनी ये है कि उनको उल्टा लग रहा होगा। उसमें लिखा रहता है पहले नंबर पर प्रथम पुरुष, है ना, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये है, दूसरा कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। वो वैसे ही रहता है मध्यम पुरुष। और यहाँ पे भी दिक्कत होती है। और यहाँ पे हो जाएगा अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष? ठीक है, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। 3 पुरुष क्यों? बोल चाल की भाषा में, क्रियाकलाप के आधार पर पुरुष जो है 3 वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे एक पुरुष जो होगा वो जो बोलने वाला है, बताने वाला है, कोई बात कहने वाला है, कह रहा है, जो वक्ता जो है, कौन है? वक्ता। वक्ता का मतलब क्या हो गया? वक्ता का मतलब बोलने वाला, है ना। वक्ता का मतलब है बोलने वाला, ठीक है। यानी कि जैसे मैं जो बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो मैं क्या हो गया? ठीक। और दूसरी बात कौन सी? दूसरी बात जो श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, ठीक है। सुनने वाला। अब श्रोता का मतलब जैसे आप हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो गए? मध्यम पुरुष, ठीक। अब तीसरी बात, ना तो हमारा बोलने वाला और ना सुनने वाला, हमारी और आपके बीच में जो बात हो रही है, तो या तो जो हमारे और आपके बीच में जो शामिल नहीं है, हमारे और आपको छोड़ करके और दुनिया जनते हैं, ये सब क्या हो गए? ये सब अन्य हो गए। अन्य का मतलब दूसरा, अन्य का मतलब दूसरा, ये सब दूसरे हैं, वो सब अन्य पुरुष में हो गए। और मैं और तू या आप, ये क्या हो गया? ये दोनों हो गए, एक उत्तम पुरुष और दूसरा मध्यम पुरुष। एक दूसरी परिभाषा है कि जो वक्ता है वो उत्तम पुरुष है, श्रोता है वो मध्यम पुरुष है, और जिसके विषय में बात करी जा रही है वो क्या है? अन्य पुरुष। तो परिभाषा यही लिखी जाती है कि जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाती है। बात की जाती है का मतलब वक्ता, यानी कि वक्ता और श्रोता के द्वारा जिसके विषय में यह बात करी जा रही है, वो क्या होता है? वो होता है अन्य पुरुष। तो सरल शब्दों में ये भी होता है कि जो वक्ता है, मैं और आप, इन दोनों लोगों को छोड़ के जो कुछ दुनिया में शेष बचा वो सब क्या हो जाएगा? वो सब अन्य पुरुष में हो जाएगा। तो बात यहाँ पे ये समझना है आपको कि इस बात को मैं संक्षेप में लिखूं और रटने वाली भाषा में लिखूं, तो इसमें केवल होता है मैं, इसमें केवल मैं, और इसका बहुवचन हो सकता है हम, बस। इसमें होता है तुम, यह वही तू, ये लिख सकते हैं, और आप, ये हो सकता है तुम। और अन्य पुरुष में होता है यह और। क्या मेरी बात समझ पाए? मतलब ये है कि आपसे पूछे कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो आप बताओगे वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जो बोलता है ना। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? श्रोता को, यानी वक्ता की बात को सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष कौन है? जिसके विषय में वक्ता और श्रोता बात करते हैं, वो होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जैसे कि यह और वह मैंने लिखा है, ये आते हैं। और जितनी भी संज्ञाएं हैं, यदि किसी संज्ञा के बारे में पूछ दिया जाए कि इसमें पुरुष कौन है, तो संज्ञाओं के वैसे तो पुरुष का निर्धारण किसमें होता है? सर्वनाम। ये भी बात पूछेगा कि पुरुष की बात किसमें आती है? पुरुष जो है
पुरुषों का निर्धारण या पुरुषों का वर्गीकरण किसमें किया जाता है, संज्ञा में कि सर्वनाम? तो सर्वनाम में किया जाता है। लेकिन फिर भी यदि कभी पूछे कि जो संज्ञाएं हैं इनका किसी पुरुष में निर्धारण करना हो तो किस में जाएंगे, तो ये जाएंगे अन्य पुरुष में। जितनी भी संज्ञाएं हैं ये अन्य पुरुष में जाती है। और मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में केवल दो रहते हैं, मैं तुम आप, ये तीन मान लो, और हम तो मैं का ही बहुवचन। ठीक है, तो ये बात है। मैं इसको और ऐसे करना चाहता हूँ। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तम पुरुष में केवल दो शब्द होते हैं, एक होता है मैं और इसका बहुवचन रख लो एक, ठीक, बस। दूसरा है तुम और एक जिसका है आप, ठीक। इसमें होता है यह और वह, केवल ये होते हैं। वो जो मैंने अभी बताया था वो तो परिभाषा थी। परिभाषा का मतलब है उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो वक्ता जो बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष है, अन्य जो है जिसके विषय में बात की जाएगी वो अन्य पुरुष है, ठीक है। तो इसमें लेकिन सर्वनाम आते किसमें कौन है, तो मैं उत्तम पुरुष में। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो अपने क्या आदमी वैसा श्रेष्ठ मानना भी चाहिए, तो बुराई है कि नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दूसरे पर यदि विश्वास करोगे तो उसमें घात भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, विश्वास करबे ना करो तो कभी घात आएगा ही नहीं। जो हम विश्वास है कोई नहीं करते तो विश्वासघात तो कर कैसे सकते है कि ना। लेकिन फिर भी ये कहने में बात तो बड़ी सरल है कि किसी पर विश्वास ही ना करो, ऐसे तो समाज और परिवार तो चल नहीं सकता। विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, और जब आप करेंगे तो कहीं घात भी पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है। लेकिन किसी पर विश्वास करो या ना करो, दूसरा विषय, ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत हो सकता है मामला कि किस पर मुझे विश्वास करना है, किस पर मुझे विश्वास नहीं करना, ये तो व्यक्तिगत है। लेकिन एक बात तो सार्वजनिक हो सकती है, और वो सार्वजनिक हो सकती है कि स्वयं पर विश्वास जरूर करना है कि नहीं। और स्वयं पर विश्वास न होने के कारण ही सारी कहानियां फैली। जैसे कि हम तैयारी तो करना शुरू करते हैं, विकास दिव्य कीर्ति कह रहे थे कि देखो तुम्हें आईएएस बनना हो और चाहे ना बनना हो, लेकिन जीवन में एक बार सिविल की तैयारी जरूर कर लेना चाहिए। क्या ये वाला वीडियो किसी ने सुना है कि नहीं सुना? लगभग सभी ने लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वो उन्होंने ये बात कही, तो उन्होंने अपने अनुभव से कहा। उनकी बात सही भी मुझे भी लगती है, व्यक्तिगत रूप से उनकी बात सही भी लगती है कि कोई भी बच्चा यदि सिविल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई भी बच्चा यदि सिविल की तैयारी कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर की समझ, उसके सोचने समझने की समझ, क्योंकि तुमका ऐसी ऐसी बातें फालतू बताई दी है, देश विदेश दुनिया कोई मतलब नहीं तुमका, ठीक है। अब तब हो तुम देश विदेश दुनिया का इतना पढ़ रहे हो कि तुम्हारा दिमाग जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा, खुल जाएगा, है ना। और दूसरे विषय जैसे इतिहास, इतिहास कोई सामान्य विषय नहीं है, बहुत डरावना विषय है। दुनिया का सन है, ये है वो है ना। तो बात उस घटनाओं को सही से समझा जाए। सन को याद करना तो कठिन काम नहीं, ठीक, थोड़ा बहुत हर विषय में याद करना पड़ता है, लेकिन इतिहास को सही घटनाओं से समझा जाए तो आप अपने जीवन में अनेक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये घटना वहाँ पे हुई थी, ये युद्ध हुआ था, ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, तो ऐसा हो गया, इससे फायदा हुआ, इससे नुकसान हुआ, तो हम उससे जीवन की अनेक बातों को सीख सकते हैं, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब हर चीज़ में, हर चीज़ हमारे जीवन को कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही है, सारा सब्जेक्ट। तो इसलिए जब हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को तभी तो हमारा दिमाग खुलेगा, और जब हम पढ़वे नहीं करेंगे, घर में बैठेंगे चुपचाप, तो क्या दिमाग खुलेगा। तो इसलिए देखो वहाँ पे सिलेक्शन हो जाना ही बड़ी बात नहीं है, हो जाना तो फिर बड़ी बात है ही है, लेकिन माना कि किसी कारण से हम वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए इतनी जल्दी में, तो भी हमारा दिमाग इतना विकसित हो जाएगा कि हम अन्य कार्यों को बहुत ही
सरलता से अपने जीवन के अन्य कार्यों को बहुत ही सरलता से और बहुत ही अनुभवपूर्ण मतलब कि ढंग से कर सकें। तो इसलिए इसको पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था फाइनली कि इनके बारे में मैं बात करूं तो जो व्यक्ति है उसमें से मैं तो श्रेष्ठ अपने को आदमी समझता ही है। यही बात आई थी मैंने बताया, ठीक, और समझना भी चाहिए। और जब हम अपने को श्रेष्ठ समझेंगे तो दूसरे पर विश्वास करें अब चाहे ना करें तो श्रेष्ठ जो हम समझ रहे हैं अपने को तो खुद पे तो विश्वास करें ही करें। मतलब परीक्षाओं में मैंने ऐसे देखा तुम यार सी लगाए हमका यार तो भी ध्यान आओ हम भाई ना जाएंगे हमका सी ध्यान आओ तो लगेगा तो हमारे दिमाग यार मैं सी सही लगा हम भी सही लगाए ले रहे और हम वही कर दे कहीं ना सी लगाए और जब बाद में घर देखने आ रही है तो ना सुन ठीक है जो कहने का मतलब ये है क्योंकि मुझे स्वयं पे विश्वास नहीं था, है ना, और दूसरे भी देख ले तो जब स्वयं पे विश्वास नहीं होता है इसलिए हम दूसरे पीछे पीछे घूमते हैं। चलो चला यार उसको खाता खुला दे बैंक में, अरे बेवकूफ हो क्या, अरे जाओ 2-4 बार जान जाओगे कैसे क्या प्रक्रिया है कि नहीं है। और जब तुम कचहरी डायरेक्ट दे रही हो हम आगे पीछे पीछे आगे आगे चलो, ठीक है, तो कभी नहीं जान पाओगे। जब स्वयं पे विश्वास करोगे हाँ ये मैं काम कर लूंगा, नहीं मालूंगा तो पूछ लूंगा किसी से, है कि नहीं है। और 2-4 बार में जब काम करूंगा तो अपने आप जान जाऊंगा। तो बात ये है तो जब स्वयं पे विश्वास होगा, जब आदमी स्वयं को श्रेष्ठ मानेगा तभी वो स्वयं पे विश्वास करेगा, और जब विश्वास करेगा तो उत्तम पुरुष क्या होगा। बस यही बात याद है, ठीक है। तो मैथ हो गया क्या कहते हैं उत्तम पुरुष श्रेष्ठ। और जैसे मान लिया तुम लोग सामने बैठे हो तो आप लोगों को मैं कुछ कहूंगा नहीं, जो मैंने आपको मध्यम में रख लिया, कहाँ रख लिया, अपने बराबर तो नहीं रखे और ज्यादा नीचे रखे तो वो दिक्कत, ठीक है, तो नीचे रख, फिर हमने कहाँ रखा, बीच में रखा, मध्यम में। तो तुम और इसका समान सूचक शब्द कौन सा है, आप। ये दोनों शब्द मध्यम पुरुष में होते हैं, किसमें होते हैं, मध्यम पुरुष। और इसके अलावा जितने भी हैं सर्वनाम, सारे सर्वनाम यदि आपसे पूछ रहा है तो अन्य में जाएंगे, किसमें जाएंगे, कोई दूसरी संज्ञा है, किसी का नाम है, स्त्री या पुरुष का, वो सभी नाम संज्ञाएं होंगी और वो सभी संज्ञाएं किसमें जाएंगी, लेकिन सर्वनाम में कहा जाता है कि ये दो सर्वनाम जो है, संज्ञाएं तो सभी नहीं है लेकिन सर्वनाम में ये दो सर्वनाम मुख्यतः क्या है, अन्य पुरुष नाम है। मेरी बात समझ पा रहे, तो ये याद कर लीजिए। तो ये मध्यम पुरुष, एक उत्तम पुरुष में ये दो मध्यम में और ये दो किसमें के अन्य। निश्चयवाचक में कौन से आते हैं, वही दो, मैं वही 11 की बात कर रहा हूं, तो 11 हमने लिखवाया था कल, है ना, तो उन्हीं 11 में से लिखेगा, ये बहुवचन में लिखा गया, इसको ना भी लिखे तो भी कोई बात नहीं। निश्चयवाचक में यह और वह होता। अब फिर कंफ्यूजन उत्पन्न हो गई, एक नई कहानी खड़ी हो गई। एक नई कहानी क्या हो गई, या और वह, अभी मैंने बताया कि अन्य पुरुष में होते हैं और फिर मैं बता रहा हूं कि यह और वह निश्चयवाचक में होते हैं। तो अब ये हो एग्जाम पेपर कि अन्य पुरुष है कि निश्चयवाचक है, अभी मैं बता रहा हूं बहुत सारी बात, ठीक है। अनिश्चय में कौन होते हैं ये देख लेते हैं पहले। तो देखो अनिश्चय में कौन से होते हैं, कुछ कोई से लग ही रहा कि अनिश्चित बात है कि नहीं। संबंध में कौन होता है, संबंध में होता है जोसु, है ना, जोसु। और प्रश्न में कौन सा होता है, प्रश्न में होता है कौन क्या, यही तो है, कौन क्या, ठीक है। और निर्वाचक में क्या होता है, निर्वाचक में होता है आप। फिर एक कहानी नहीं बन गई, क्या बन गई, आप जो है ये मध्यम पुरुष में भी है और आप जो है निर्वाचक में भी है। तो हम ये कैसे जानेंगे, अब इसी में चलो ठीक है, वो 11 जो मैंने आपको सर्वनाम बताए थे उन 11 सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम किस प्रकार का सर्वनाम है मैंने सामने लिख दिया, लेकिन दो जगहों पे कंफ्यूजन आ गया। कुछ कोई अनिश्चयवाचक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, जो सो संबंधवाचक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कौन क्या प्रश्नवाचक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, या और वह में कंफ्यूजन है, या और वह पुरुषवाचक भी है और निश्चयवाचक भी है, तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं।
तुम ये शब्द आ रहा है तो मध्यम पुरुष आप में कंफ्यूजन है, आप जो है यहाँ भी है, मैं और हम में कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं और हम में ऐसा क्या रहे उत्तम पुरुष है का पुरुषवाचक है ना। तो अब बात यह है कि इन दोनों में अंतर क्या है, कब हम यह और वह को अन्य पुरुष मानेंगे और कब निश्चयवाचक मानेंगे, कब हम आपको मध्यम पुरुष मानेंगे और कब आपको निर्वाचक मानेंगे। ठीक है, हम इसकी चर्चा पहले करते हैं, फिर ये तो सरल है, ठीक है, सभी संपन्न हो जाएंगे। तो देखिए पहले मैं बात यह और वह की करता हूँ निश्चय, कब ये पुरुषवाचक होगा और कब ये निश्चयवाचक होगा, मेरी बात समझ पा रहे? कब ये पुरुषवाचक कौन, या और वह की बात हो रही है, या और वह कब पुरुषवाचक होगा और या और वह कब निश्चयवाचक होगा, इसके बारे में सीधा सरल बात है। सीधा सरल बात यह है कि या और वह का प्रयोग जब किसी पुरुष के लिए, किसी मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए मैंने संक्षेप में लिखा है, यह और वह का प्रयोग किसके लिए हो, किसी मनुष्य, और मनुष्य में कौन होंगे, केवल दो, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, आदमी औरत, यही तो बात है। ठीक है, तो जी वाली बात इसी में बस होगी। निश्चयवाचक में कौन होगा, यह और वह, यह वह का प्रयोग किसी, जब किसी वस्तु, जब किसी वस्तु, जीव जंतु, जीव जंतु प्राणी के लिए, जीव जंतु प्राणी के लिए हो रहा है, तो समझ लेना ये निश्चय है। मैं इसको प्रयोग करके बताऊंगा, ये ऐसे नहीं बताया जा सकता। ऐसे मुझसे पूछ ले जाए कि डायरेक्ट ये बताओ यह जो है ये कौन से प्रकार में, तो भाई कौन से प्रकार में, तो हमको ये दोनों बताना पड़ेगा मुझे, ये पुरुषवाचक भी हो सकता है और निश्चयवाचक, मैं ये बताऊं। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग होता है बात स्पष्ट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है, वस्तु का मतलब जिसमें जीवन प्राणी प्राण ना हो, निर्जीव वस्तु जितनी होती है उपयोग करने वाली वस्तुएं, तो उन वस्तुओं का कोई नाम है, उन वस्तुओं के लिए यदि यहाँ वहाँ का प्रयोग हो रहा है, तो जीव जंतु समझ ही रहे, जीव जंतु में वनस्पति में पेड़ पौधे है ना, तो वो आ जाएंगे प्राणी। जीव जंतु का मतलब ऐसे जीव जो चल लेते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह, पशु पक्षी भी सारे आएंगे, ठीक है। और प्राणी का मतलब जिसमें प्राण हो, प्राण तो पेड़ पौधे में भी होता है, तो पेड़ पौधे के लिए भी आएगा, निश्चयवाचक ही होगा, ठीक है। प्राण में ई प्रत्यय जोड़ा गया, अब ई प्रत्यय जुड़ता है तो मैंने कल भी बताया था वाला अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, वाला। प्राण बने प्राण, और प्राणी भी प्राण वाला, इसमें प्राण को मतलब, तो जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां जीव जंतु हैं सभी प्राणी है ना। तो अब देखो उदाहरण से समझिए बात, यहाँ पे नियम लिखा है, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैंने लिखा यह कुर्सी है, वह हाथी, मैं छोटे छोटे वाक्य लिख रहा हूं जैसे समझ पाओ, ठीक है, बड़ा हो गया छोटा उसको। जैसे यह शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है बताओ, कुर्सी के लिए हुआ है, वह कुर्सी है, मैंने ऐसे कहा वह कुर्सी है, ये तो मैंने कहा, यह कुर्सी है, मैंने ये तो कहा। तो यह जो सर्वनाम शब्द है ये किसके लिए मैंने प्रयोग किया, कुर्सी के लिए प्रयोग किया,
अब एक कुर्सी क्या है, कोई मनुष्य है क्या? नहीं। मनुष्य को छोड़ करके चाहे जो कोई प्राणी ना है जो कुर्सी में है, कौन प्राण है? लोग ऐसे हुआ प्राण डाल दे भैया और है कुर्सी चले लाके बढ़िया है ना। और जहाँ प्राण कुर्सी में आएंगे तो चलने लगे, नहीं चलेगी, तो प्राणी नहीं है, वस्तु है। क्या है? तो यह शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया गया है, तो इसका मतलब यह जो शब्द है, यह जो शब्द है, ये कैसा शब्द है? निश्चयवाचक शब्द। कैसा सर्वनाम है ये? और ये क्या है? हाथी। हाथी प्राणी है कोई, तो इसका मतलब प्राणी के लिए तो ये भी निश्चयवाचक है। लेकिन मैं ये लिख दूं कि वह पढ़ता है, तो कोई आदमी का नाम ना लिखा, क्या करिए? तो ये तो बात जानते हो, क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि वह जो है ये किसी ऐसे संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि सर्वनाम का मतलब ये होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। कल ही मैंने बताया था, इसका मतलब है कि वह शब्द का प्रयोग किसी ऐसे संज्ञा शब्द के लिए हुआ है जो स्त्री है या पुरुष है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पढ़ने का काम या तो स्त्री करेगा या पुरुष करेगा, या आदमी औरत में से, लड़का लड़की में से कोई करेगा। पढ़ने का काम कोई पशु नहीं कर सकता। अब पशु कहा लगेंगे, हमको पढ़ी एडमिशन ली है, तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा किसी को, ठीक है? कोई पेड़ पौधे को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, एडमिशन बंद अब इस समय, है ना? तो कहने का मतलब है कि पढ़ने का काम भाई दो ही कर सकते हैं, स्त्री या पुरुष, यानी मनुष्य। जब यह बात का प्रयोग जब किसी मनुष्य के लिए, ये लिखा था, और मनुष्य में कौन हो सकता है? मनुष्य में दो आदमी हो सकते हैं, स्त्री या फिर, ये बात होगी। तो इसका मतलब है यह और वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? किसी मनुष्य के लिए हुआ, किसी स्त्री या पुरुष के लिए हुआ। और किसी पुरुष के लिए यदि इसका प्रयोग होता है तो इसीलिए तो पुरुषवाचक शब्द है। इसका नाम जरूर पुरुषवाचक है, लेकिन केवल पुरुष इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी है ना। तो ये आपको बात समझना है कि पुरुष के साथ साथ क्या होगी? स्त्रियां भी शामिल होगी। तो जहां इसीलिए इसको कहा गया पुरुषवाचक शब्द, जब इस या और वह का प्रयोग किसी पुरुष के लिए हो, सरल शब्दों में समझना है, पुरुष का मतलब स्त्री भी साथ में, यदि मनुष्य के लिए हो तो समझ लेना है कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यदि या और वह का प्रयोग किसी पुरुष के लिए नहीं हो रहा है, इस प्रकृति की किसी दूसरी वस्तु के लिए हो रहा है, कोई जीव जंतु प्राणी वनस्पति जीव वस्तु के लिए हो रहा है, तो फिर इसका मतलब वो निश्चय करेगा, या वह का निश्चय करेगा। और या जो होता है इसको माना जाता है कि जैसे इसके बारे में किताब में पढ़ा था, निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के, निश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, एक निकटवर्ती निश्चयवाचक और एक दूरवर्ती। तो निकटवर्ती के लिए यह का प्रयोग होता है, कोई नजदीक की वस्तु हो तो यह कहा जाएगा, और दूर की वस्तु हो तो, लेकिन इसमें कोई समझने की बात नहीं है, तो सामान्य सी बात, ठीक है? तो आप शायद इस बात को समझ पाए होंगे। यही बात मैं लिखता कि जैसे लिखा यह लड़का है, तो लड़का है, यदि ऐसी बात कही जा रही तो सीधी सी बात क्या कह दी? तो लड़का को सीधे तो मनुष्य के लिए प्रयोग ही कर दिया है, ये मनुष्य के लिए ही तो लड़की है, यह कह जाना यह मोहन है, ठीक है? तो मोहन मनुष्य ही तो कोई है ना। अब मान है किसी कुत्ते बिल्ली का नाम रखे हो तो वही नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको बात समझना है कि यह शब्द का प्रयोग किसके लिए? मनुष्य के लिए हुआ। तो क्या मेरी बात समझ पाए हो? नहीं बात, शायद मेरी बात समझ पाए होगे कि यह और वह कब पुरुषवाचक होता है अन्य पुरुष में, और कब निश्चयवाचक होता है। क्या बात समझ पाए हो? जब किसी मनुष्य के लिए किया जाए या और वह का प्रयोग, यानी मनुष्य का मतलब स्त्री पुरुष के लिए, तो समझ लेना। कोई स्त्री पुरुष का मतलब है कि जैसे कोई बच्चा है तो कब वो माना जाएगा? हाँ, सबका माना जाएगा, मनुष्य होना चाहिए, ठीक है? तो कहने का मतलब बस स्त्री पुरुष का मतलब मनुष्य हो तो वो होगा पुरुषवाचक शब्द, और इसके अलावा यदि कुछ हुआ तो फिर वो। अब हम आते हैं कहाँ पे? अनिश्चय। तो अनिश्चय में देखो कोई बात नहीं जाना, एक बात ध्यान रखना है
कि जैसे लिखा है कुछ कह रहे हो, तो यहां पर देखो कुछ के बाद जो आई, ये जो कुछ शब्द है, ये कुछ शब्द सर्वनाम का काम कर रहा है, सर्वनाम होता ही है, ठीक। और ये क्या है, अनिश्चय है, पता नहीं चल पा रहा है कि क्या कहा जा रहा है ना। तो इसलिए जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं। एक बात ध्यान रखना, यदि इसके बाद में, इस कुछ के बाद में या कोई के बाद में, कुछ या फिर कोई के बाद में यदि संज्ञा आ रहा है, क्या आ रहा है, यदि संज्ञा आ रहा है तो संज्ञा नहीं हो क्रिया होती है, क्या होनी चाहिए, यदि संज्ञा होगा ना तो ये जो है सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। क्या हो सकता है, सार्वनामिक विशेषण हो सकता है। तो इसलिए कुछ या कोई के बाद संज्ञा ना आए, क्रिया आए, संज्ञा ना आए, क्या है, क्रिया आए। ये संज्ञा आ जाएगा तो ये सर्वनाम, फिर सर्वनाम नहीं बचेगा। पहले तो सर्वनाम ही था ये, अब सर्वनाम की जगह पे विशेषण का काम करने लगेगा, तो इसको कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यानी कि ऐसा सर्वनाम जो पहले तो सर्वनाम था लेकिन अब बदल गया है, अब ये विशेषण का काम करने लगा, विशेषण हो गया, ठीक है। रात में यहाँ कहाँ जगी रहो, कहाँ बहुत देर है, जाओ पानी पी के आओ। इस समय तो लगन में चल रही है, और दवाई लगन में ये होता है कि मान लिया कि किसी पार्टी में चले गए तो देर भी हो गया, 1 बज गया, 2 बज गया, है ना, तो 12-1-2 बजे तक जगे रहे तो फिर सुबह थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इस समय तो कोई पार्टी भी नहीं चल रही तो फिर दिक्कत वाला होता है। चलो हो सकता है इन्होंने देर रात तक पढ़ाई करी हो, तो जरूरी तो है नहीं निगेटिव बात ही हो, अच्छी भी बात हो सकती है, ठीक है। तो चलो रात में पढ़ाई किया था, इस समय भी करो थोड़ा बहुत। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ और कोई के बाद में सर्वनाम, ये सर्वनाम है, कुछ या कोई के बाद में कोई संज्ञा नहीं आना चाहिए, क्रिया आ जाए, क्या आ जाए, क्रिया। तो ये सर्वनाम रहते हैं। और कैसे वाले सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। यदि संज्ञा आ जाएगा तो क्या होगा, तो सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत है। चाहो तो लिख लो, बोल दूं क्या, ये हेडिंग डाल लीजिए, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में लिख लीजिए कुछ और कोई के बाद, कुछ और कोई के बाद संज्ञा न होने पर, संज्ञा न होने पर, संज्ञा न होने पर ये दोनों सार्वनामिक विशेषण होते हैं। एक ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कुछ कर रहे हो, कुछ कह रहे हो, कोई आ रहा है ना, कोई आ रहा है, ठीक, ऐसे ही लिख देना, ठीक, उदाहरण लिख देना। अब चौथा मैं बता रहा हूँ आपको संबंध वाला। चौथा बताने से पहले क्या बताऊं, निर्वाचक बताओ क्या, चलो ये बता देते हैं, फिर निर्वाचक आते हैं, ठीक है, ये बता देते हैं। संबंधवाचक, संबंधवाचक लिखिए, तब उन दोनों में अंतर बताएंगे। संबंधवाचक में बहुत जल्दी बहुत एक लाइन में बता देता हूँ बस, ठीक है। संबंधवाचक में दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है, निर्भर में आश्रित, आश्रित वाक्य, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित होता है, जो या सो से जुड़े रहते हैं, जो या सो से जुड़े रहते हैं। कभी कभी ये वाक्य
कहावत के रूप में। कभी कभी ये वाक्य कहावत के, दोनों तरह से वाक्य हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कहावत के रूप में होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ये वाक्य कहावत के रूप में, कहावत के रूप में होने का मतलब ये है कहावत का मतलब ये है कि यह वही लड़का है जो कल बाजार में मिला। अब देखो, बाजार में मिला, जो कल बाजार में मिला था, एक बात, और यह वही लड़का है। तो एक लड़के का संबंध जो ये बाजार में मिला था, ये दूसरा वाला वाक्य जो है ये पहले पर निर्भर है कि लड़का जो बता रहा है ये बाजार में जो मिला था वही वाला, ठीक है। तो इन दोनों बातों का एक संबंध है और इसलिए इसका नाम पड़ा है संबंध, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन इसमें सर्वनाम कौन सा? ये तो वाक्य पूरा है, चलो ठीक है, वाक्य आश्रित है या कैसा है छोड़ो बात, ठीक है। लेकिन ये जो इसमें सर्वनाम है वो सर्वनाम का है। सर्वनाम इसमें तीन है, एक दो तीन, ये तो है, इसके अलावा कोई सर्वनाम शब्द नहीं है। संज्ञा है और क्रिया, ये तो है। और एक कल जो है वो अव्यय है, ये क्रिया है, ये संज्ञा है, ये अव्यय है, ये संज्ञा है, ये क्रिया है। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि ये तीन सर्वनाम इसमें आए हैं। तो तीन में से तो यह शब्द का प्रयोग लड़का के लिए हुआ, इसका मतलब ये पुरुषवाचक है। अभी तो बात हो रही थी, किसी स्त्री पुरुष के लिए यह वाक्य का प्रयोग हो तो पुरुषवाचक होगा, और किसी अन्य के लिए हो तो क्या होगा? किसी प्राणी के लिए, वस्तु के लिए, जीव जंतु के लिए हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो यह शब्द, यह जो सर्वनाम है, इसका ऐसा सर्वनाम पुरुषवाचक, क्योंकि लड़का के लिए। और वही एक शब्द आया वही, ये क्या है? और दूसरा आया जो, ये क्या है? तो जो और सो, देखो जो और सो दो शब्द थे। मैंने कहा था सो का जो रूप चलेगा वो वह की तरह चलेगा। कैसे चलेगा? जैसे वह का रूप चलता है उससे, वैसे सो का रूप चलेगा उससे। तो उसी या वही, ये दोनों अर्थ लिए जाते हैं इसके अर्थ में। वह से वही बन जाता है और उससे उसी भी बनता है। तो इसका मतलब है कि ये यही वाला शब्द है, ये सो से लिया गया है, और सो से लिए जाने के कारण ये वाला जो शब्द है, ये वाला शब्द संबंधवाचक है। लेकिन शायद इसको समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी। लेकिन जो दूसरा लिखा गया है जो, ये तो साफ है ना, ये तो साफ साफ है संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम साफ साफ है। इस वाले में भले लग रहा हो कि आपको कैसे होगा, तो वह ही, यह वह भी, कभी कभी ऐसा भी लग सकता है आपको कि वह ही लगा गया है, तो यह वह ही दोनों ही लड़के के लिए प्रयोग हो गए, तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्राय है, ठीक है, क्योंकि ये संबंध बता रहा है ये लड़के के लिए, यह वही कल वाला संबंध बता रहा है। कल वाला संबंध बताने के कारण हमने ये इसका रूप माना है, इसका सो का, ठीक है। तो सो का रूप मानने के कारण ये दोनों, ये वाला और ये दोनों संबंधवाचक कैसे हैं? दोनों संबंधवाचक। ये सर्वनाम संबंधवाचक है, ये सर्वनाम संबंधवाचक है, ये पुरुषवाचक। ठीक। दूसरी बात, जैसे लिखा है जो होगी, सो कहो, होता है ऐसा, ये कहावत है। जैसी करनी और वैसी भरनी, और जिसकी लाठी उसकी भैंस
है ना, और भी बहुत सी बातें होती हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है और सो लिखा है, ये दोनों क्या है, ये भी सर्वनाम है। मैंने कहा कहावत के रूप में भी हो सकते हैं ना, तो कहावत के रूप में जैसे जो और सो, ये दोनों क्या है, ये दोनों है सर्वनाम। और किस प्रकार के, संबंध में, इन दोनों में संबंध है, बोने और काटने में संबंध है। और बोने और काटने का जो संबंध बताने वाला सर्वनाम है वो ये दोनों, जो बोओगे सो काटोगे, जैसा करोगे वैसा करोगे, है ना। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। भैंस और लाठी में संबंध बताने वाला कौन है, जिसकी और उसकी। देखो जिसकी जो शब्द बना है वो जो से बना है, जो का रूप कैसे चलेगा, जिस से चलेगा, कैसे चलेगा, तो जिसकी हो जाएगा। और सो का रूप चलेगा उससे, तो क्या हो जाएगा, उसकी हो जाएगा। तो ये जिसकी और उसकी और जैसी और वैसी, ये सभी क्या है, ये सभी में, ये सभी के सभी सर्वनाम है। और कैसे वाले सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या मेरी बात समझ पाए हो? हाँ। तो ये वाली बात हो गई। तो यहाँ पे बात ये हो गई। अब कौन सा बचा था, प्रश्नवाचक, ठीक है। और फिर मेरी वाला बताता हूँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए बात ऐसी कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, किसे, किसको, किसका, किसके, किसके, ऐसे हो सकते हैं। जितने भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहीं पर भी मिल जाए तो ये पहली बात तो सर्वनाम रहेंगे, होते ही ये सर्वनाम। दूसरी बात कैसे वाले सर्वनाम रहेंगे प्रकार में, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेंगे। हाँ, तीसरी बात ये भी हो सकती है कि कभी कभी इनके बाद संज्ञा का प्रयोग है। जैसे लिखा है किस पुस्तक में लिखा है, तो फिर किस पुस्तक, तो ये किस और पुस्तक, ये दोनों किस के बाद में पुस्तक आ गया, यानी कि संज्ञा आ गई। तो किस के बाद में संज्ञा आने पर क्या हुआ, किस के बाद में संज्ञा आने पर क्या हुआ कि कहने का मतलब ये है कि संज्ञा आने पर हुआ क्या, बदल जाएगा, सर्वनाम नहीं बचेगा, सर्वनाम विशेषण हो गया है। दो तीन लड़के हैं बार बार फोन कर रहे हैं, हो सकता है सीधा बुराए होंगे, ठीक है, और तो वो मिलने जा रहे होंगे, जिससे फोन पे बात करना चाहिए। तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जैसे लिखा है कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, देखो कौन के बाद में तुरंत क्रिया आ गई कि नहीं आ गई, लेकिन मैं ये लिख देता कि कौन लड़का आ रहा है, तब मामला हो जाता। कैसे, ये है सर्वनाम शब्द, ठीक। और इस सर्वनाम के बाद ये आ गया है संज्ञा। अब ऐसी स्थिति में ये संज्ञा जो है, ये संज्ञा के विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होने लगा है। और संज्ञा के विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होने के कारण क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम विशेषण हो जाएगा, सर्वनाम नहीं बचेगा। इसलिए इसमें भी बात को ध्यान में रखना कि प्रश्नवाचक शब्दों के बाद में क्रिया आनी चाहिए, कोई संज्ञा ना आए। यदि संज्ञा आएगा तो विशेषण बन जाएगा, और वो बात विशेषण में पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए इसमें भी लिख लीजिए, एक बात मैं बोले दे रहा हूँ, लिख लीजिए प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कौन, क्या, कब, कहां, कौन, क्या, कब, कहां के बाद संज्ञा न आने पर, के बाद संज्ञा न आने पर सभी प्रश्नवाचक शब्द, सभी प्रश्नवाचक शब्द, सभी प्रश्नवाचक शब्द, सभी प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब संज्ञा ना आए तो आएगा क्या, क्रिया आएगा। क्या आएगा, क्रिया आएगा। मतलब क्रिया लिखने की जरूरत नहीं है, संज्ञा ना आए तो क्रिया ही आएगा, है ना।
तो वे क्या कहलाते हैं? सभी प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो कोई भी प्रश्नवाचक शब्द है वो कहीं दिख जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा। बस एक बात ध्यान में रखना है, वो ध्यान में ये रखना है कि उसके बाद में कोई संज्ञा ना आए। संज्ञा आए तो बात बिगड़ सकती है, वो हो जाएगा फिर विशेषण के रूप में हो जाएगा सामान्य विशेषण। तो ठीक है, तो यहां पे बात आपको ये समझना है, एक कौन बच गया? निजवाचक। निजवाचक देखिए, निजवाचक हम दोनों एक साथ लाते हैं। देखिए एक मैं लिख रहा हूं पुरुषवाचक, क्योंकि इसमें दिक्कत थी ना, और दूसरा है निजवाचक। कौन? यहां पे बात ये थी ये एक साल से बहुत परेशान हो गया है, ठीक है, कि हमारे बहुत लिख डाल दो अब, तो इसीलिए जो है ये क्या कहते हैं, नखरेबाजी करनी। कि देखो जैसे आप शब्द होता है और यहाँ पे आप शब्द जो होता है वो निजवाचक भी होता है और पुरुषवाचक में भी लिखा था, नहीं लिखा था? मध्यम पुरुष में तुम और आप दो शब्द थे ना, तो उसमें से कब ये पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में होगा और कब ये आप निजवाचक में होगा, इसको जानिए। इसके लिए सिर्फ इस बात है, आप शब्द का प्रयोग, इसका प्रयोग आप शब्द लिखे हैं, आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग जब, आप शब्द का प्रयोग जब किसी दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए हम करें, किसी दूसरे के लिए कैसे करेंगे? अब ये मैं बात में बताता हूं तो आपको बड़ा सरलता समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आया होगा। और जब इसमें हो जाएगा आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग जब स्वयं के लिए करते हैं, क्या करते हैं? स्वयं, जब स्वयं या खुद के लिए करते हैं, मतलब जैसे मैंने लिखा आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा मैंने लिखा यह काम मैं अपने आप करूं। देखो यहां भी आप शब्द का प्रयोग हुआ और यहां भी आप शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें मैंने किसी दूसरे से पूछा, ऐसे तो लग रहा है, इस वाक्य से ही लग रहा है कि मैं किसी दूसरे से पूछ रहा हूं।
कि भाई ये आप कहाँ जा रहे हैं, तो किसी दूसरे से तो लग रहा है, किसी दूसरे से तो मैं बात कर रहा हूँ। और यूनिक का मैं अपने आप करूँगा, अपने आप का मतलब खुद, मैं खुद करूँगा ये काम, ये तो हो रहा है, यानी मैं स्वयं करूँगा, ठीक। तो मैं स्वयं करूँ, तो ये वाला आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए हुआ है, और ये वाला किसके लिए हुआ है, किसी दूसरे के लिए। ये वाला अभी आया था, ठीक है। और मैं कई बार बता चुका हूँ, और जब बताता हूँ ये जरूर बताता हूँ उदाहरण, ठीक। कौन सा? आप भला तो, हाँ, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। देखो यहाँ पे आ गया आप। अब ये आप शब्द बताओ दूसरे के लिए है कि अपने लिए है? स्वयं के लिए। तो स्वयं के लिए होने का मतलब क्या हुआ कि हम करेंगे, इसको खुद के लिए भी है, तो इसका मतलब है कि ये हो जाए कौन सा, ये निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। यानी स्वयं के लिए मैं कह रहा हूं आप भले तो जग भला। लेकिन कुछ लोगों को लगा था कि हम अच्छे हो जाए तो संसार अच्छा हो जाओ, कैसे हो सकता है, तुम नीक बना तो बनो जाए, हम नहीं, ऐसा भी तो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही हो, नहीं भी आती है, तो समझ में ज्यादा ना हो तो कोई बात नहीं, कम है कम समझो। नहीं, ये बात नहीं है। हम बताते हैं आपको कैसे ये जो है स्वयं के बारे में ये कहा गया। देखो बात ये है कि इसको ऐसे समझो, इसको समझो नौकरी की तरह, इसमें सरकारी प्राइवेट है। जैसे कोई बताओ हम मास्टर तो आदमी पहले नंबर पूछता है कब सरकारी की प्राइवेट, बताते हैं प्राइवेट है। अच्छा ये मैंने धीरे धीरे, अच्छा तो अब इतनी देर बाद पूरी क्लास खत्म होगी तब कंप्लेंट कर रहे हैं। अरे ये बात पहले बता दिए होते तो बिल्कुल क्या कर रहे कि माइक लगा लेते। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, यह कोई पर्सनल बात ना चल रही कि आगे मैंने बता दिया और पीछे वाले से नहीं क्या कहते हैं दुश्मनी चल रही है हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे कि किसी से मैंने बताया मैं टीचर हूँ, मैं ये कह रहा था तो आदमी क्या पूछेगा हमसे पहले नंबर, सरकारी हो कि प्राइवेट, बात समझ रहे हो, ये बात सही है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सरकारी की, किसकी बात कर रहा हूँ, ये सरकारी नौकरी आप भला तो जग भला, यानी सरकारी नौकरी खुद को लग जाए, खुद लग जाए तो हमारा भला हो कि नहीं भला। और तो हम तो समझे भी दुनिया हम मस्ती में, दुनिया मस्ती है कि ना। जैसे किसी की नौकरी लग जाए, जब तक नहीं लगी तो रोज सरकारी रिजल्ट खोज खोज के देखते हो कौन वैकेंसी आई, क्या डेट आई, क्या नहीं आई, कहाँ देखते हो नहीं देखते। और जिस दिन नौकरी लग जाए उस दिन का सरकारी रिजल्ट खोल के देखोगे, कहूँ कुछ नहीं, काम खत्म है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा भला हो जाए, हमें प्यास लगी हो तो हमें लग रहा है कि दुनिया प्यासी है, पानी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और यदि हमें भूख लगी हो तो लग रहा है दुनिया परेशान है भूख से। और यदि हम बढ़िया कागज खाए पिए मस्त हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम सब ऐसा ही धरना पसंद करते हैं ना, की कर रहे हैं मतलब क्या फालतू का काम, क्या कहते हैं दिक्कत करे पड़े, दिमाग में मन में बात आती कि नहीं आती है ना। तो यदि सुखी हैं, यदि हमें नौकरी मिल जाए तो हम सोचते हैं सब ठीक है, कोई बेरोजगारी है कहाँ, सब नौकरी तो करते है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हम अच्छे हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अच्छी है। एक तो ये मनोवैज्ञानिक बात है। दूसरी बात ये है कि यदि यही बात सोच ले हर आदमी कि मैं यदि अच्छा हो जाऊं तो पूरी दुनिया अच्छी हो जाए, तो हकीकत में अच्छा हो जाए नहीं हो जाए। हर आदमी यदि यही सोच ले कि मेरे अच्छा होने से ये संसार अच्छा हो जाएगा, तो धीरे धीरे सभी लोग अच्छे हो जाएंगे तो पूरा संसार तो अच्छा हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो इसी अर्थ में कहा गया कि हमारे ही अच्छे होने से ये संसार अच्छा होगा। अन्यथा मैं कई बार आपको बता चुका हूं, यह पूरी दुनिया तुमका सुधारे पर लगी है। चाहे तुम जहां पहुंच जाओ, कथा सुने चले जाओ, बाबा जी बता रहे तुमका सुधारे पर लगे, हमारे साथी मास्टर तो लगे नहीं सुधारे पर, ठीक है। घर वाले तो क्या कहा था, जो गिलास गिर गए तुम्हें हाथ नहीं, इनके हाथ हम जोरू नहीं रहे, अब इनके खून कमी हो गए हैं,
नहीं तो यहाँ गिलासन है पकड़ी पाएगी, ठीक है, तो हम सुधारे पर लगेंगे। और जो कहूँ कहा थे साइकिल तुम्हारा लड़बड़ाएंगे हैं, दिखात ना है चश्मा लगाए तो ये पूरी दुनिया तुमको सुधारने में लगी है कि नहीं? लेकिन सुधार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि खुद नहीं सुधरना चाहता आदमी। वही बात ये वाला कह रहा है, ये बात क्या कह रहा है कि खुद अच्छे हो जाओ, खुद सुधार कर लियो, खुद भले कर ले, खुद अपने भलाई आ जाए, तो समझ लो कि संसार धीरे धीरे भला हो जाए। ये बात है, तो ये खुद के लिए प्रयोग हुआ। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मैंने शायद बताया था आपको, एक उदाहरण है कबीरा आप ठगाइए, कबीरा आप ठगाइए, और न ठगिए कोई, और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे, और ठगे दुख हो। बता, इसमें आप शब्द आया है, ये आप शब्द जो है किसके लिए? दूसरे के लिए है कि अपने लिए है कि खुद के लिए है? अपने लिए। कह रहे कबीर आप ठगाइए, कबीर कह रहे हैं कि स्वयं ठगा जाओ, खुद ठगा जाओ, कोई तुम्हें ठग ले कोई बात नहीं, समझे? लेकिन और न ठगिए कोई, लेकिन और मैंने दूसरे आदमी, तो और से कोई मतलब नहीं, और ठग, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी तुम ना ठगे, तुमका कोई ठग ले, तुम ठगाए जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम कोई दूसरे को ना ठगे हो, काहे? आप ठगे सुख उपजे, आप माने खुद, यानी स्वयं, यानी खुद स्वयं ठगाए जी हो ना, तो सुख मिली। अब क्या कौन कहानी है, जो 100 रुपए कोई ठग ले तो दिमाग खराब है, कल ले देखो मैं कल दुकान पर जाई थी, बताई नहीं इनका 10 रुपया काट ली ज्यादा, ये दिमाग कमाओ तो कल 2 दिन ले दिमाग कम टेंशन चलती कि ना चलती। और ये कबीरदास बता रहे हैं कि सुख होगा, बोले सुख होगा, एक तो उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये दूसरे अर्थ में बोल रहे हैं, ये आत्मा परमात्मा वाले कवि है ना, तो ये बोल रहे हैं कि आप खुद ठगा जी हो तो तुम्हें सुख मिलेगा, कुछ उपजेगा मतलब उत्पन्न होगा, प्राप्त होगा, ठीक है, और लेकिन जब तुम और एक ठग हो कोई, या तुमने दूसरे ठगा तो बहुत दुख होगी, और दुख होगी तो कैसे? तो इनका आत्मा परमात्मा वाला विचार क्या है? आत्मा परमात्मा वाला विचार ये है कि एक जीवात्मा के बारे में कह रहे हैं, यदि जीवात्मा ने इस संसार में कोई ठग विद्या किया, दूसरे को ठगा, तो क्या है? तो परमात्मा उसको दंड देंगे, क्या देंगे? सजा, ठीक है। तो जब दूसरे ठगी हो तो परमात्मा देंगे सजा, और जब सजा देंगे तो क्या होगा? तो फिर भाई बताया जाता है कि वहां गरम गरम कढ़ाई में तेल है तरुआ, अब है तले की एकदम, ठीक है, तो कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब ये है, और लेकिन यदि किसी दूसरे ने तुमको ठग लिया है तो परमात्मा तुम्हारे साथ न्याय करेगा कि ये आदमी के यहाँ सभी सब ठगे लेते हैं, तो इसको जो है कोई अच्छी चीज दे, पैसा पुरस्कार इनाम दे, ठीक है। तो मान लिया कि तुम खूब सब तुमका ठगी है, तो कहीं ठीक है, इनका अब की अंबानी के घर पैदा करना, इनका कुछ नहीं करेंगे, जज्बा खाली का क्या करना है? मौज करना है, खाली कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनका सब पिछले साल खूब बहुत पिछले जन्म में खूब मेहनत से काम करता है, लेकिन इसको सब ठग लेते थे, सीधा साधा आदमी था, सब ठग लेते थे, तो इसको जीना हराम कर रखे थे, तो इसका परिणाम अब मिलना चाहिए, इसको सीधे कहाँ पहुंचाओ? तो क्या होगा? आप ठगाए रहो तो क्या हुआ? सुख मिला, बात समझ रहे? ये मैंने ऐसे उदाहरण सामान्य उदाहरण लेकर बताया है, ये भावार्थ यही है, कभी ये कहना चाहते हैं। तो ये जो आप शब्द है, ये आप शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? खुद के लिए हुआ है, खुद के लिए, है ना, स्वयं के लिए। तो ये कैसे क्या कहते हैं, सर्वनाम है, है ना, तो ये वाले सर्वनाम में कितने बातें, कितने सर्वनाम, ठीक है, 5 सर्वनाम मैंने बताया, 6 सर्वनाम मैंने बताया आपको, और
अलग अलग थोड़ी थोड़ी बातें सबकी मैंने बताई। तो सर्वनाम में केवल इतनी बात है, इतनी बात मुझे लग रहा है कि सर्वनाम यदि आप जानते हो तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। इतनी बातें मैंने सर्वनाम में बताई हैं, उतनी बातें अब मैं आपको बताता हूँ विशेषण। विशेषण महत्वपूर्ण है। संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम का विशेषण के बाद क्रिया बताएंगे। क्रिया में फिर सकर्मक कर्मक क्रिया होगी, वाच्य होगा, काल भी होगा, है ना। तो उसमें कई बातें होंगी। पहले हम बताते हैं आपको विशेषण। क्या बताते हैं? विशेषण। मेरे पास टाइम कितना बचा है? अभी 10-12 मिनट बचा है, ठीक है। 10 मिनट में परिभाषा तो मैं बता ही लूंगा, ठीक। तो विशेषण देखिए। विशेषण आपके पाठ्यक्रम में शामिल है आरओ वाले में, यही तो है। और मुझे लग रहा है कि आरओ में भी जितने ठीक ठाक जो पिछले साल पढ़ रहे थे वो सभी लोग आरओ में पढ़ा ही होगा उनका, है ना। तो आरओ का भी पेपर शायद पीसीएस वाला पहले होगा, आरओ वाला बाद में होगा, ऐसे तो है। हाँ, वो शायद अक्टूबर में हो जाएगा पीसीएस वाला प्री, आरओ वाला होगा दिसंबर में। तो ये है कि उसमें जो है ये वाला टॉपिक शामिल है। कौन सा? विशेषण। तो विशेषण वाला कितना मतलब देखिए, मैंने विशेषण लिखा, ठीक। अब विशेषण का मतलब होता क्या है? विशेषण का मतलब होता है विशेषता। क्या होता है? विशेषता होता है। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, ठीक। और किसी की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण, ठीक है। तो सरल शब्दों में क्या होती है इसकी परिभाषा? विशेषण का, जैसे संज्ञा शब्द का मैंने बताया था, संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम, सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम, वैसे ही विशेषण का क्या अर्थ होगा? विशेषता। विशेषता खाली। विशेषण शब्द का अर्थ क्या होगा? विशेषता। विशेषण में विशेषता। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा ये हो जाएगी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। शायद बात समझ पाए होंगे। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए ना, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लिख सकते हैं आगे, उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण ये बात हो गई, उसे क्या कहेंगे? विशेषण। तो यहाँ पे बात आपको इतनी बात जाननी है कि विशेषण की परिभाषा क्या है। सरल शब्दों में मैं कहूँ तो जो विशेषता बताता है, क्या कहता है? जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये सरल बात है, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा, सुंदर लड़का। देखो यहाँ पे सुंदर शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रही है? लड़का की। किसकी बता रही है? लड़का। उस लड़के का नाम चाहे जो हो, उससे बात नहीं मतलब है, लेकिन ये सुंदरता की जो विशेषता है, सुंदर किसको बताया जा रहा है? ये सुंदर बताया जा रहा है लड़के। राम लड़के का नाम है ना, तो राम नहीं कहेंगे, विशेषता है लड़के की, ठीक है। तो यहाँ पे लड़का जो शब्द है वो क्या है? उसकी विशेषता बताई जा रही है, और ये क्या है? ये विशेषता बता रहा है, तो ये तो होगा विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ, दो बातें यहाँ पे आ गई और दोनों बातें में परिभाषा खूब परीक्षा में पूछा है आरओ वाले में।
आरओ वाले ने पूछा है एक तो बताओ विशेषण किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेषण। और दूसरा वो पूछेगा बताओ विशेष किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष। तो आप ये बात समझ लीजिए, विशेष। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विशेषण तो मैंने सरल शब्दों में अभी लिखा था कि जो विशेषता बताता है, क्या मैंने लिखा, जो विशेषता बताता है। तो जो भाई विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। और दूसरी बात ये है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष। ये परिभाषा पूछा है आरोप में 2-3 बार कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। अब विकल्प में है विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, ऐसे ही दूसरे और ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी है ना, बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो फिर आपको जानना चाहिए कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे मैंने लिखा राम सुंदर लड़का है, तो ये सुंदर जो है ये शब्द विशेषता बता रहा है, विशेष बात है कि सुंदर। और किसके बारे में बता रहा है, लड़के के बारे में, लड़का। तो ये जो ये शब्द है ये संज्ञा। और विशेष से क्या होता है, विशेष जो होता है वो प्रायः संज्ञा होता है। क्या होता है, प्रायः का मतलब अधिकांश, ज्यादा, हो सकता है सर्वनाम भी कहे, क्योंकि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना। तो जिसकी विशेषता बताएंगे वो या तो संज्ञा होंगे या फिर सर्वनाम होंगे। तो विशेष या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, ज्यादातर संज्ञा ही होता है। ज्यादातर क्या होता है, संज्ञा। जैसे ये लिखा है ये विशेष है, तो ये लड़का जो विशेष है, ये विशेष, ये जो लड़का शब्द है ये क्या है, संज्ञा ही है, संज्ञा शब्द ही होता है। और संज्ञा की तो विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अब हाँ, संज्ञा के अलावा विशेष सर्वनाम भी हो सकता है, लेकिन सर्वनाम बहुत है। देखो राम है, लेकिन ये जो सुंदर है ये लड़के के लिए है, और लड़के का नाम क्या है वो नहीं पूछ रहा, ठीक है, वो नहीं पूछ रहा, ठीक है। राम सुंदर लड़का है, ये राम नहीं उसमें नहीं, इसमें लेंगे लड़का, ये विशेष है, विशेषता इसकी बताई जाएगी। लड़के का नाम दे दिया है, नाम देने से कोई बात नहीं, अलग चीज है, ठीक, वो वाक्य का भाग है, ठीक। तो यहाँ पे विशेषण विशेष की बात हो, इन दोनों में रहेगी, ये विशेषण है और ये विशेष, ठीक। अब विशेषण विशेष हो गया, एक बात और है इसमें, वो है प्रविशेषण। कौन सी है, प्रविशेषण। ये क्या चीज होती है, ये होती है विशेषण की भी विशेषता। ऐसे तो होता है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण। क्या बात ठीक है। जैसे मैंने इसी वाक्य को मैं लिखूं, राम बहुत सुंदर लड़का है। देखो लड़के की जो विशेषता बताई जाएगी ये तो है विशेष, ये क्या है, और ये है विशेषण, ठीक है। और ये सुंदर की भी विशेषता है कि सुंदर बहुत है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रविशेषण। क्या मेरी बात समझ पाए हो। तो आपसे पूछे कि इस शब्द में, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो 2 विशेषण, तो वो मैं अलग अलग ना करूँ, प्रविशेषण और विशेषण दोनों को विशेषण ही मानेंगे, है ना। जब विशेषणों की गिनती करनी होगी तब, तो उसमें एक विशेषण ये और दूसरा विशेषण ये, तो हम बताएंगे कि इस वाक्य में 2 विशेषण, 2 विशेषण पद है। विशेषता चाहे नहीं कि बताऊं, ठीक है, मैं तो विशेषण ही, लेकिन व्याकरण में इसका थोड़ा नाम एक अलग दे रखा है कि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो व्याकरण में उसको कहते हैं प्रविशेषण। लेकिन जब विशेषण गिनना होता है तो प्रविशेषण को भी विशेषण के ही अंतर्गत
पीना चाहता है ना? तो ये वाली बात आपको समझना है। अब आवाज जा रही है तुम्हारी कि नहीं जा रही मेरी से? जा रही है? अच्छा होते समय तो धीरे बोल देना थोड़ा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीन बातें आपको याद रखनी है, विशेषण, प्रविशेषण और विशेष, है ना? इसमें एक और बात है, लेकिन वो शायद उसमें पूछ लेगा क्योंकि ये वाला शामिल है किसमें, आरो में। आपकी परीक्षा में शायद ना पूछे लेकिन आरो में बात पूछ सकता है। वो कौन सा है? विशेषण भी दो प्रकार के हैं। विशेषण भी दो प्रकार के हैं, एक है उद्देश्य विशेषण। कौन सा? उद्देश्य विशेषण। और दूसरा है विधेय, विधेय विशेषण। ठीक, इसमें क्या होता है? उद्देश्य ये सब है। इसमें क्या होता है कि यदि विशेषण विशेषण विशेष से पहले होता है, विशेषण यदि विशेष से पहले है तो वो विशेषण कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। ऐसे तो, और विशेषण यदि विशेष के बाद, विशेषण विशेष के बाद विशेषण विशेष के बाद होता है। तो देखो बात यह है कि मैं दोनों वाक्य लिखता हूं, जैसे कि वह लड़का सुंदर है, हो सकता है वह, ठीक, वह सुंदर लड़का और सुंदर लड़का। क्या ये दोनों वाक्य हो सकते हैं प्रयोग? हाँ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो सुंदर शब्द क्या है, उल्टा में लिख दिया। विशेषण इसमें पहले होना चाहिए, उठा लीजिएगा, गलती हमारी है, ठीक है, उल्टा उदाहरण लिख दिया। जैसे कि वह सुंदर लड़का है, वह लड़का सुंदर है, ठीक। हाँ, मैंने देखो इसमें ये वाला विशेषण है और ये है विशेष, तो इसमें जो विशेषण है वो विशेषण क्या है, विशेष से पहले आया, पहले आया कि नहीं है? इस लड़का विशेष है और विशेष से पहले होता है कौन, विशेषण। तो ये वाला विशेषण क्या कहलाएगा, ये वाला विशेषण कहलाएगा उद्देश्य। नहीं, ठीक, बस इतनी बात है, आगे पीछे मतलब विशेषण दोनों तरफ प्रयोग हो सकता है। विशेषण पहले भी विशेष के आ सकता है और विशेषण विशेष के बाद में भी हो सकता है, इससे ये स्पष्ट होता है, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी हो सकता है। और जैसे इसमें क्या है, ये है विशेष, ये है विशेष, ठीक, और ये क्या है, ये है विशेषण। तो अब की में विशेषण कैसा है, अब की में विशेषण विशेष से पार हो जाएगा, तो बाद में आया तो ये वाला विशेषण क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये वाली चीज होती है, ये परिभाषा में बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये वाली चीज शायद आपसे सीसाइड में ना पूछेगी विशेष, लेकिन ये वाली चीज आपके आरओ वाले में पूछ सकते हैं, क्योंकि आरओ में 4-5-6 टॉपिक भी शामिल, और इस 5-6 टॉपिक में एक विशेषण भी शामिल है, और व्याकरण में तो विशेषण ही केवल एक ही मात्र टॉपिक शामिल है, और तो सब चीजें रटने वाली चीजें शामिल है ना। तो उसमें ये गहराई से बात हो सकता है कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। तो इतनी बात तो मैंने आपको बताई। अगले दिन एक जो इसमें बात करती है वो कौन सी है, विशेषण के प्रकार।